नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को विदित है कि हम लोग अपने यूट्यूब चैनल एग्जामोफोबिया के माध्यम से विभिन्न संस्थानों के टेस्ट पेपर जो है 70वीं बीपीएससी पीटी के लिए सॉल्व करवा रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जो है 1 से लेकर 15 तक के टेस्ट पेपर एडिटोरिया कोचिंग के करवा चुके हैं। आज से हम लोग जो है संस्कृति आईएएस के जो है बीपीएससी के लिए टेस्ट पेपर सॉल्व करवाने शुरू कर रहे हैं और इसके कुछ समय पश्चात जो है हम लोग दृष्टि आईएएस के भी टेस्ट पेपर लगवाएंगे और आज से ही जो है परफेक्शन आईएएस के भी टेस्ट पेपर यूट्यूब में आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके वीडियो का। और साथ ही जो है एक आध दिन में हम लोग जो है बिहार से संबंधित जो है करंट अफेयर, बजट और जो है इकोनॉमी सर्वे के भी वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है कि अशोक के निम्नलिखित में से कौन से अभिलेख जो है खरोष्ठी लिपि में जो है उत्कीर्णित है। तो पहला है लघमान, दूसरा है मनसेहरा, तीसरा है सरेकुना और चौथा है जो है साहबाजगढ़ी। तो यहाँ पे दिया गया है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखा जाए तो सर्वप्रथम जो है अशोक के जो अभिलेख है उनको जो है 1837 ईस्वी में जो है जेम्स प्रिंसिप द्वारा जो है पढ़ा गया। और जो है इसके जो अभिलेख हैं इनमें जो है एक जो है मनसेहरा है और दूसरा जो है साहबाजगढ़ी है। लेकिन जो है लघमान और जो है सरेकुना नामक जो शिलालेख हैं ये जो है अरामेइक एवं ग्रीक लिपि में जो है लिखे गए हैं, ना कि खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होंगे। बाकी ऑप्शन दूसरा और चौथा सही है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा। मौर्यकालीन अधिकारी जो है एग्रोनोमोई निम्नलिखित में से किस कार्य से संबंधित था। तो इनका संबंध जो था ये जो है मार्ग निर्माण से संबंधित थे। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा। निम्नलिखित में से किस शासक ने जो है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। उस शासक का नाम बताना है आपको। तो यहाँ पे देखा जाए तीसरे का, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, कृष्ण प्रथम ने जो है इसका निर्माण करवाया था। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो बेसिकली इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो 750 ईस्वी के आसपास जो है जो दक्कन का क्षेत्र पड़ता है उसमें जो है आप लोगों को पता होगा, ठीक है, मेडाइवल हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी। तो राष्ट्रकूटों का नियंत्रण था उस दौरान और जो है उनकी वास्तुकला की जो है सबसे बड़ी उपलब्धि भी यही थी वहाँ की कि एलोरा का कैलाश मंदिर वहाँ पे जो है उसका निर्माण करवाया गया। और ये भारतीय शैलकृत वास्तुकला की कम से कम 1000 वर्ष पूर्व की जो है परंपरा की पराकाष्ठा थी, जिसके तहत जो है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया। और इस मंदिर का निर्माण जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। और यह मंदिर जो है पूर्ण रूप से देखा जाए तो द्रविड़ शैली में बना हुआ है और इसके साथ जो है नंदी का दिवालय भी बना हुआ है। और यह मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है और जो है जो कैलाशवासी हैं, ऐसा कहा जाता है कैलाशवासी हैं, इसलिए इसे जो है कैलाशनाथ मंदिर की संज्ञा भी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा। बाघ की चित्रकला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो बाघ की चित्रकला के संबंध में सी ऑप्शन यहाँ पे सही है कि इसकी चौथी एवं पांचवी गुफाओं को संयुक्त रूप से जो है रंग महल कहा जाता है, चौथी और पांचवी गुफा को।
और जो है बाघ पहाड़ी के जो निकटवर्ती क्षेत्र से प्राप्त क्षेत्र में शासन करने वाले गुप्त सामंतों द्वारा इस जो है बाघ गुफाओं का निर्माण करवाया गया। और बाघ गुफाएं जो है विंध्य पहाड़ियों के जो है को काट कर जो है बनाई गई। और सर्वप्रथम 1818 में जो है इनका पता जो है डेंजर फील्ड ने किया था, इनका पता लगाया था डेंजर फील्ड ने। और इन गुफाओं की संख्या कितनी है? 9 है टोटल। और चौथी पांचवी गुफाओं के भित्ति चित्र जो है सबसे अधिक जो है सुरक्षित अवस्था में है। और ये चित्र जो है अजंता के चित्रों से इस अर्थ में भिन्न है कि इनका विषय धार्मिक न होकर लौकिक जीवन से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 5वां। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि देव पूजा या ईश्वर का जो है अस्तित्व स्वीकार हो। दूसरा है गुणों के जो है स्थानांतरण का भाव हो। तीसरा है जो है अहर्त पद को प्राप्त करना आदर्श माना जाए। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बौद्ध धर्म के जो है हीनयान संप्रदाय से संबंधित कौन से कथन है। यहाँ पे पांचवें में देखा जाए तो यहाँ पे जो है पहला यहाँ पे गलत है, ठीक है, दूसरा यहाँ पे गलत है, तीसरा यहाँ पे सही है। ठीक है, तो देखा जाए बौद्ध धर्म में जो है कनिष्क के समय जो है बौद्ध धर्म में स्पष्ट रूप से दो संप्रदायों को जो है बौद्ध धर्म को दो संप्रदायों के रूप में विभक्त किया गया। एक जो है हीनयान और दूसरा महायान। तो हम जो है जिन अनुयायियों द्वारा जो है प्राचीन बौद्ध धर्म के स्वरूप में किसी भी परिवर्तन का विरोध किया गया हो वे जो है हीनयान कहलाते थे। और जो है बौद्ध धर्म की सुधारवादी संप्रदाय को जो है महायान कहा गया। तो यहाँ पे जो है हीनयान का आदर्श जो था वो अहर्त पद था, उसको उसने प्राप्त कर लिया था, इसलिए जो है हीनयान का जो आदर्श था वो अहर्त था। जो व्यक्ति अपनी जो है साधना से जो है निर्वाण प्राप्त करता है उसे जो है अहर्त कहा जाता था। इसलिए अहर्त पद की जो है बहुत ही स्पष्ट व्याख्या की गई है हीनयान में। लेकिन जो है दो और जो है तर्क दिए गए, जो है देव पूजा का जो है अस्तित्व है उसको स्वीकार करने का और गुणों के स्थानांतर का भाव रखने का। ठीक है, तो ये जो है हीनयान जो है मूर्ति पूजा तथा ईश्वर की भक्ति में विश्वास नहीं रखता है, इसलिए यहाँ पे ये गलत हो गया था। और जो है जबकि महायान में इस पर विश्वास किया जाता है, इसलिए ये महायान के संदर्भ में ये कथन सही होता। इसके अलावा हीनयान में जो है बुद्ध को अलौकिक पुरुष या महापुरुष के रूप में स्वीकार किया गया है, ठीक है, ना कि ईश्वर के रूप में। तो यहाँ पे ये भी जो है एग्जाम्पल जो है हीनयान के बारे में गलत है, बल्कि महायान के बारे में ये कथन सही था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केवल हीनयान के बारे में तीसरा कथन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां। मोहनजोदड़ो से प्राप्त ध्यान मग्न योगी की मुद्रा पर निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो छठे में जो है सही जवाब है बी ऑप्शन, बैल की मुद्रा जो है यहाँ पे नहीं है। ठीक है, बैल की मुद्रा नहीं है। इसके अलावा जो है चीता, हाथी, गैंडा और भैंसा का चित्र जो है यहाँ पे मिलता है, लेकिन जो है बैल का चित्र यहाँ पे नहीं मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट में दे रखा है वैदिक ग्रंथ, सूची सेकंड में दे रखा है उनसे संबंधित जो है विशेषताएं या उनका उल्लेख। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है इतरेय ब्राह्मण। तो इतरेय ब्राह्मण का मिलान होगा चारों वर्णों के कर्तव्यों का जो पालन करे उसे जो है इतरेय ब्राह्मण कहा जाता है। और जो है शतपथ ब्राह्मण का तर्क है कि पुनर्जन्म का सिद्धांत दिया गया है इसके तहत, इसका मिलान इससे हो जाएगा। और पंचविश ब्राह्मण का तर्क है कि जो है व्रात्यों का पुनः वर्ण प्रवेश, इसका मिलान चौथे से हो जाएगा। और गोपद ब्राह्मण का मिलान होगा षष्ठी ब्रह्मा और गायत्री की महिमा से, तो इसका मिलान तीसरे से हो जाएगा। तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां नंबर क्वेश्चन है मेगस्थनीज ने अपने विवरण में भारतीय समाज में 7 वर्णों का उल्लेख किया है, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे 8वें का जो है सही जवाब है
यहाँ पे जो है 7 वर्गों का उल्लेख किया गया है। इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? 7 जो है, पहला है दार्शनिक, दूसरा है कृषक, तीसरा है योद्धा, चौथा है पशुपालक, पांचवा है कारीगर, छठा है निरीक्षक, सातवां है मंत्री। तो यहाँ पे जो है कारीगर भी है और कृषक भी है और जो है दार्शनिक भी है, लेकिन दास यहाँ पे नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मेगस्थनीज के विवरण में जो है दास प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है और कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति के बाहर विवाह कर सकता था और ना जो है उससे भिन्न पेशा ही अपना सकता था। ऐसी व्यवस्था उस समय थी, मौर्य काल की बात हो रही है। और परंतु दार्शनिक इसके अपवाद थे, वे किसी भी वर्ग के हो सकते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी जो है मथुरा मूर्ति कला की विशेषताएं हैं? पहला है कला का आदर्शवादी स्वरूप, दूसरा है आध्यात्मिकता एवं भावुकता की प्रधानता, तीसरा है धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक, चौथा है लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो 9वें में देखा जाए तो कुषाण काल में जो है मथुरा एक जो है कला का प्रमुख केंद्र हुआ करता था और जो है यहाँ पर अनेक स्तूपों, विहारों एवं मूर्तियों का निर्माण करवाया गया। और इस समय तक जो है शिल्पकारी एवं मूर्ति निर्माण के लिए मथुरा के कलाकार जो थे वो दूर दराज तक जो है काफ़ी प्रख्यात हो गए थे। तो इस संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ पर जो है मथुरा की जो है बौद्ध मूर्तियाँ जो है गांधार मूर्ति कला की तुलना में स्वतंत्र मानी गई तथा उनका आधार जो है मूल रूप से भारतीय माना गया और धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक थी। तो यहाँ पे और इन मूर्तियों में जो है चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया तथा इसका जो है स्वरूप आदर्शवादी माना गया। तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो चारों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां। हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल लोथल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर जो है अवस्थित है? तो जो है लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिणी स्थलों में से एक था जो वर्तमान गुजरात राज्य में अवस्थित था। और लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित एक बंदरगाह शहर है जो 2200 ईसा पूर्व में बनाया गया था। तो यहाँ पे जो है भोगवा सही होगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां। निम्नलिखित सूफी संतों पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है मोइनुद्दीन चिश्ती, दूसरा है बाबा फरीद, तीसरा है नसरुद्दीन चिराग, चौथा है गैसुद्राज। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे देखा जाए अब भारत में जो है मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे ये जो है पृथ्वीराज चौहान के जो है मृत्यु के बाद जो है 1192 में जो है भारत आए थे और कुछ समय लाहौर और दिल्ली में रहने के बाद वे अजमेर चले गए, जो उस समय एक जो है महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र हुआ करता था अजमेर। तो वे जो है वहाँ पे चले गए। तो ये जो है 1192 में आए और यहाँ पे इसके बाद जो है शेख मोइनुद्दीन के जो है शिष्यों में जो है बख्तियार काकी और उनके शिष्य जो थे जो है फरीदुद्दीन गंज ए शकर, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है, बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है, ये भी थे। और फरीदुद्दीन ने अपनी गतिविधियों को हांसी और आधुनिक हरियाणा और पंजाब तक सीमित कर रखा था। तो दूसरे नंबर पर जो है ये रहे, इनका कार्यक्रम रहा। ठीक है, फिर इसके बाद जो है नसरुद्दीन जो है चिराग का, नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली इन्हें कहा जाता था और ये आरंभिक सूफी हिंदुओं समेत निम्न वर्गीय जनता से खुलकर जो है मिला करते थे। तो तीसरे नंबर पे इनका आएगा स्थान, पहला इनका, दूसरा इनका, लास्ट में चौथा इनका बच जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां। निम्नलिखित में से कौन जो है किताब उल खराज के लेखक है? किताब उल खराज के लेखक कौन है? तो 12वें में सही जवाब है सी ऑप्शन, अबू यकूत जो है इसके लेखक हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन नंबर 13वां, मुद्रा प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला है शुद्ध अरबी के सिक्कों का प्रचलन आरंभ हुआ। दूसरा है सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की जो है परंपरा विकसित हुई। तीसरा है जो है सिक्कों पर खलीफा के नाम का अंकन शुरू हुआ। तो उपर्युक्त विशेषताएं किसके जो है शासनकाल को संदर्भित करती है? तो यहाँ पे 13 में देखा जाए, ये जो है इल्तुतमिश के शासनकाल को संदर्भित करती हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जो इल्तुतमिश था ये एक जो है महान मुद्रा विशेषज्ञ माना जाता था, और जो है इल्तुतमिश जो है एक तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ किया, और मुद्रा प्रणाली में उसका योगदान जो है सर्वाधिक माना जाता है, क्योंकि उसी ने 2 प्रमुख सिक्कों जो चांदी का टंका और तांबे का जो है जीतल प्रचलित करवाया, और इल्तुतमिश ने जो है सिक्कों पर खलीफा का नाम भी अंकित करवाया था। तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है रज्मनामा शीर्षक से महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था? तो ये अनुवाद जो है फैजी द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, फैजी द्वारा किया गया था। यह जो है अबुल फजल का भाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कालीन प्रशासनिक इकाइयों का सही अनुक्रम है? तो 15 में देखा जाए तो इनका पूछा गया है कि जो है विजयनगर कालीन प्रशासनिक इकाइयों का सही अनुक्रम है। तो साम्राज्यों को पहले राज्यों या जो है मंडलम यानी प्रांतों में बांटा गया, और उसके नीचे जो है नाडु यानी जिले आए, और उसके बाद जो है स्थल यानी उप जिले आए, फिर इसके बाद जो है ग्राम यानी गांव आए। तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, सल्तनत काल में निम्नलिखित रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले पद जो है हनबली, मलकी तथा सफ़ी निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करते हैं? तो यहाँ पे देखा जाए तो 16 का करेक्ट आंसर क्या है? बी ऑप्शन समकालीन कानून को संदर्भित करते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, जहांगीर ने निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्र की उपाधि प्रदान की थी? तो जहांगीर ने जो है शाहजादा काल में जो है चित्रकला की जो परंपरा शुरू की, वही परंपरा जो है उसके बादशाह बन जाने पर भी सक्रियता से जो है चलती रही। आगे चलकर इसी परंपरा ने जो है मुगल चित्रकला को जो है चरम उत्कर्ष पर पहुंचा दिया, और जो है और इसको जो है जहांगीर ने जो है मंसूर को जो है नादिर उल अस्र की उपाधि प्रदान करी। नादिर अल अस्र की उपाधि प्रदान करी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, धमेक स्तूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसे गुप्त शासकों द्वारा निर्मित कराया गया। दूसरा कथन है यह एक ऊंचे चबूतरे पर पत्थर से निर्मित है। तीसरा कथन है इसके अलंकरण में ज्यामितीय आकृतियों एवं पुष्प चित्रों का प्रयोग किया गया है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 18 का सही जवाब है, पहला सही है, तीसरा सही है, लेकिन दूसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है गुप्त काल में जो है हिंदू मंदिरों के अलावा जो है बौद्ध विहारों और चैत्यों और स्तूपों का निर्माण करवाया गया, और सारनाथ के धमेक स्तूप का भी निर्माण जो है गुप्त काल में ही संभव हो पाया था। और इसकी जो कुछ विशेषताएं थी कि यह जो है ईंटों से निर्मित है, और इसका आधार जो है अन्य गुप्तकालीन स्तूपों के समान वर्गाकार न होकर गोलाकार है, और जो है इसमें जो है अन्य स्तूपों की तरह चबूतरा नहीं है, बल्कि यह धरातल पर बना है।
तो इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। और स्तूपों की दीवारों पर जो है बौद्ध प्रतिमाएं रखने के लिए स्थान भी है और जिनके नीचे जो है रेखा गणित की आकृतियाँ भी निर्मित की गई हैं, अर्थात इसका आकार जो है ज्यामिति है, ठीक है। और यह आंशिक रूप से मिट्टी एवं ईंटों से बना है। इस स्तूप का निचला हिस्सा पुष्पों की नक्काशी से सजा हुआ है। तो इस प्रकार यहाँ पे पहला तीसरा सही है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। अशोककालीन स्तंभों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि जो है एकाश्मक जो है पत्थर से निर्मित है ये स्तंभ। दूसरा है आधार या चौकी पर स्थापित है। तीसरा है स्तंभों के शीर्ष पर पशु आकृतियां हैं। चौथा है जो है आधार से शीर्ष तक समान आकार है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे 19 में हम क्या देखते हैं, एक तो पहला सही है, तीसरा सही है, लेकिन जो है दूसरा और चौथा यहाँ पे सही है, क्योंकि जो है अशोककालीन जो है स्तंभ थे, ये जो है मौर्य युगीन वास्तुकला के सबसे अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। और सर जॉन मार्शल, पर्सी ब्राउन आदि ने इन स्तंभों को ईरानी स्तंभों की नकल कहा, किंतु वह जो है समीचीन नहीं माना गया, क्योंकि जो है हमें ईरानी तथा अशोक के स्तंभों में कई मूलभूत अंतर भी देखने को मिलते हैं जो निम्नलिखित हमें प्रतीत होते हैं। क्योंकि अशोक के स्तंभ जो है एकाश्म पत्थरों से निर्मित है, अर्थात इन्हें एक ही पत्थर से तराश कर बनाया गया है। और अशोक के स्तंभ बिना चौकी या आधार के भूमि पर टिकाए गए हैं, जबकि ईरानी स्तंभों को चौकी पर टिकाया गया है। तो यहाँ पे दूसरा इसलिए गलत हो जाता है। और अशोक के स्तंभों के शीर्ष पर जो है पशुओं की आकृतियाँ देखने को हमें मिलती हैं, लेकिन जबकि ईरानी स्तंभों पर मानव आकृतियों की झलक देखने को मिलती है। तीसरा सही हो गया। चौथा इसलिए गलत है क्योंकि अशोक के स्तंभ जो है ऊपर से नीचे की ओर पतले होते जाते हैं और जो है ईरानी स्तंभों की आकृति में जो है आधार से शीर्ष तक जो है एक रूपता हमें देखने को मिलती है। तो इसलिए जो है दूसरा तीसरा कथन गलत है, पहला तीसरा सही है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित धार्मिक विश्वासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सैंधव धर्म में मातृ देवी का प्रमुख स्थान था। दूसरा कथन है कि मातृ देवी को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि दी जाती थी। तीसरा कथन है कि सैंधव निवासी भौतिक व्याधियों के निवारण के लिए जो है तावीज धारण करते थे। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे जो है 20 नंबर का क्वेश्चन हमें दिया गया है, तो इसमें हमें चुनना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो सही के लिए देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्रचलित जो है धार्मिक विश्वासों के बारे में जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे ये तीनों ही कथन सही हो जाएंगे, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित आनंद मठ में निम्नलिखित में से किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है। तो इसमें जो है हमें देखने को क्या मिलता है कि हमें जो है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो है देखा जाए 1757 में के पश्चात जो है विदेशी राज्य तथा उससे जो है संलग्न कठिनाइयों के विरुद्ध अनेक विद्रोह और सैनिक विप्लव हमें देखने को मिलते हैं। और स्वतंत्रता में काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमें जो है प्रक्रियाओं को जो है पालन करते और उनका विद्रोह करते हमने देखा। लेकिन सन्यासी विद्रोह एक जो है महत्वपूर्ण एक विद्रोह माना गया, क्योंकि बंगाल में अंग्रेजी राज के स्थापित होने से तथा उसके कारण नई अर्थव्यवस्था के स्थापित होने से जो है जमींदार, कृषक तथा जो है शिल्पी सभी नष्ट हो गए थे, यानी शिल्पकार का जो व्यवसाय था वो सभी नष्ट हो गए थे। इसलिए सन्यासी विद्रोह हुआ और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने आनंद मठ नामक रचित रचना में इस विद्रोह का उल्लेख किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में दिवस दे रखा है, सूची सेकंड में तिथि दे रखा है। तो शोक दिवस जो बंगाल में होता है, ठीक है, शोक दिवस जो है जो बंगाल में होता है 16 अक्टूबर को, और खिलाफत दिवस जो है 17 अक्टूबर को, और सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त को, मुक्ति दिवस जो है 22 दिसंबर को। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन किए जाने के जो है पश्चात जो है 16 अक्टूबर 1905 को जो है पूरे बंगाल में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई और बंगाल विभाजन के विरोध में जो है स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का सूत्रपात किया गया और धीरे धीरे यह आंदोलन पूरे देश में फैलने लगा था, जिसके पश्चात जो है हमेशा की तरह यह दिवस मनाया जाने लगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? तो प्रमुख क्रांतिकारी घटनाएं हैं और संबंधित व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे फ्लैग कमिश्नर रैंड की हत्या जो है किसने की थी, ये आपको बताना है। तो जो है 22 जून 1897 को जो है चापेकर बंधुओं ने जो है पुणे महाराष्ट्र में जो है ब्रिटिश अधिकारी जो थे WC रैंड और उनके सैन्य अनुरक्षक जो थे लेफ्टिनेंट आयस्टर की हत्या कर दी थी। और 1857 के विद्रोह के बाद भारत में उग्र राष्ट्रवाद का यह पहला मामला हमें देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पे मिलान सही हो जाएगा। अगला है कर्जन वायली की हत्या जो है किसने की थी? तो 1 जुलाई 1909 को जो है मदन लाल ढींगरा ने जो है लंदन के इंपीरियल इंस्टीट्यूट में एक सार्वजनिक बैठक के दौरान एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश भारतीय सेना अधिकारी जो थे विलियम कर्जन वायली, उनकी हत्या कर दी थी। तो ये भी सही है। अगला है सैंडर्स की हत्या। तो सैंडर्स की हत्या के संबंध में देखा जाए कि हत्या जो है 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और शिवराम राजगुरु ने गोली मारकर जो है इनकी हत्या कर दी थी, ना कि उधम सिंह ने। ठीक है, तो इस हत्या को जो है इस केस को जो है लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है, जो मिलान में नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार के तहत निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों का विलय किया था? पहला पंजाब, दूसरा लोअर बर्मा, तीसरा जो है बरार, चौथा जो है सिंध। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो 24 में हम देखें तो यहाँ पे जो है तो यहाँ पे जो है पंजाब में जो है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बारे में बात की जाए तो पंजाब में हुआ और बर्मा युद्ध भी हुआ। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ इसके पश्चात जो है डलहौजी द्वारा लोअर बर्मा अर्थात जो है पीगू प्रदेश का विलय कर लिया गया। ठीक है, और जो है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ 1848 से 49 के पश्चात जो है पंजाब का कंपनी साम्राज्य में विलय कर लिया गया। तो यह भी सही है, ये भी सही है। अगला है बरार। तो बरार का विलय जो है 1853 में हुआ। हैदराबाद के निजाम को एक बहुत बड़ी राशि जो सेना के भरण पोषण के लिए देनी थी उस पर बकाया थी। इस धन के बदले जो है डलहौजी द्वारा समस्त बरार का विलय कर लिया गया और यह काफ़ी अत्यंत उपजाऊ जो है क्षेत्र के रूप में जाना जाता था ये बरार क्षेत्र। तो इस प्रकार यहाँ पे 3 सही है, लेकिन सिंध का यहाँ पे कोई यहाँ पे जिक्र नहीं है डलहौजी के संबंध में, क्योंकि इसका जो विलय था वो लॉर्ड एलनबरो द्वारा अगस्त 1843 में जो है समस्त सिंध का जो है अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया। तो वे जो है शासक थे उनका नाम था लॉर्ड एलनबरो। लेकिन यहाँ पे डलहौजी के संबंध में पूछा जा रहा है तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित संधियों पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है मद्रास की संधि, दूसरा है बेसिन की संधि, तीसरा है जो है मंगलौर की संधि, चौथा है सुगौली की संधि। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। तो मद्रास की संधि हुई 1769 में, बेसिन की संधि हुई जो है 1802 में और मंगलौर की संधि हुई 1784 में और सुगौली की संधि हुई 1816 में। तो इस प्रकार से यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26,
कांग्रेस लीग समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसमें हिंदुओं एवं मुस्लिमों को पृथक पृथक राजनीतिक इकाई के रूप में स्वीकार किया गया। दूसरा कथन है कि मदन मोहन मालवीय इस समझौते के पक्ष में नहीं थे। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए छब्बीस में देखा जाए तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चुनाव करें। तो सूची फर्स्ट में संस्थान दे रखा है, सूची सेकंड में संस्थापक दे रखा है। तो कलकत्ता मदरसा दे रखा है, ठीक है। तो 1781 में जो है वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना करी, ठीक है। और इस मदरसे में फारसी, अरबी और अरबी मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था और इसके स्नातक जो है ब्रिटिश राज में दुभाषीय के रूप में सहायता करते थे। तो यहाँ पे जो है पहले का मिलान होगा पहले से, और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का मिलान होगा विलियम जोन्स से, क्योंकि 1784 में इन्होंने इसकी स्थापना करी, ठीक है। और इस सोसाइटी की स्थापना एशिया के इतिहास, नागरिक और प्राकृतिक प्राचीन वस्तुओं, कानूनों, कला, विज्ञान और साहित्य की जांच करने के लिए इस सोसाइटी की स्थापना की गई। तो दूसरे से मिलान हो जाएगा। अगला है जो है संस्कृत कॉलेज की स्थापना जो है 1792 में जो है बनारस में की गई जोनाथन डंकन द्वारा। और अगला है फोर्ट विलियम कॉलेज, इसकी स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा जो है लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1800 में किया गया कोलकाता में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना से संबंधित नहीं थे? तो 28 में देखा जाए कांग्रेस समाजवादी पार्टी कांग्रेस के भीतर एक वामपंथी समूह था और इसका गठन 1934 में आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष और जयप्रकाश नारायण को महासचिव के रूप में नियुक्त करके किया गया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन की जो है इसमें जो है संबंधित नहीं थे। तो चित्तरंजन दास जो है इससे संबंधित नहीं थे। बाकी जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और अच्युत जो है पटवर्धन इसमें सम्मिलित थे, क्योंकि जो है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि बंगाल विभाजन प्रस्ताव जो है बंगाल विभाजन प्रस्ताव 1903 का बंगाली एवं संजीवनी पत्रिकाओं ने कड़ा विरोध किया। दूसरा कथन है इसका उद्देश्य मूल बंगाल में जो है बंगालियों की आबादी कम कर उन्हें अल्पसंख्यक बनाना था। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे 29 को देखा जाए, 29 में देखा जाए तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। स्वतंत्रता आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है कैबिनेट मिशन योजना, दूसरा है वेवेल योजना, तीसरा है माउंटबेटन योजना, चौथा है इटली घोषणा। तो यहाँ पे जो है 30 में देखा जाए तो 30 में देखा जाए तो वेवेल योजना जो थी वो जो है 1945 में हुई और यह भारतीय स्वशासन का एक प्रस्ताव था जिसे 1945 में शिमला सम्मेलन में पेश किया गया था। और इस योजना में जो है सभी भारतीय सदस्यों के साथ एक नई कार्यकारी परिषद का जो है आह्वान किया गया और जिसमें जो है मुसलमानों और अन्य धार्मिक समूहों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व जो है निर्धारित किया गया। इसके अलावा जो कैबिनेट मिशन था ये 1946 में और इटली घोषणा जो है फरवरी 1947 में और माउंटबेटन योजना मई 1947 में। इटली घोषणा जो है फरवरी और ये जो है मई। तो इस प्रकार यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 है, विलेजली की सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि संधि को स्वीकार करने वाले राज्य में ब्रिटिश सेना की तैनाती की जाती थी। दूसरा कथन है कि सहयोगी राज्य की जो है आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा का दायित्व जो है ब्रिटिशों को प्राप्त होगा। तीसरा कथन है सहयोगी राज्य किसी शासक से संधि कर सकता था किंतु युद्ध नहीं कर सकता था। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे पहला सही है, दूसरा सही है, लेकिन तीसरा यहाँ पे गलत है, तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 है, डलहौजी के जो है व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए निम्नलिखित राज्यों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। पहला झांसी, दूसरा उदयपुर, तीसरा बाघाट, चौथा संभलपुर। तो यहाँ पे देखा जाए 32 में है जो शांतिपूर्ण विलय जो है व्यपगत का सिद्धांत है वो जो है सर्वप्रथम सतारा में हुआ। सतारा में जो है 1848 में, संभलपुर में जो है 1849 में, बाघाट में जो है 1850 में और जो है उदयपुर में 1852 में और झांसी का विलय जो है 1853 में। तो इस प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो सही जवाब होगा डी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन 1929 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि नेहरू रिपोर्ट को निरस्त घोषित किया गया। दूसरा है पूर्ण स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 33 में देखा जाए तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन भी 1885 में ही हुआ था। और 1929 में जो है कांग्रेस का जो है लाहौर अधिवेशन का आयोजन किया गया और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस संधि ने जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध पर विराम लगा दिया? तो इस संधि का नाम बताना है। तो इस संधि का नाम है जो है सालबाई की संधि। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सालबाई की संधि जो थी इसने जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस गांधीवादी नेता ने कालीकट से पेन्नार तक नमक यात्रा की थी? तो इस नेता का नाम है जो है के किलप्पड़। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन जो है डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी की स्थापना से संबंधित था? तो इनका नाम है 36 में सही जवाब है डी ऑप्शन, बी आर सिंधे इनका नाम है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, द इंडियन स्ट्रगल निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो 37 में देखा जाए तो ये जो है सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और ये 1942 में जो है प्रकाशित की गई थी और इस पुस्तक में भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास और ब्रिटिश शासन संबंधी तथ्यों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किन संगठनों ने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था? पहला जस्टिस पार्टी, दूसरा हिंदू महासभा, तीसरा है सेंट्रल सिख संघ, चौथा है ऑल इंडिया अछूत फेडरेशन। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला, तीसरा और चौथा यहाँ पे सही है। दूसरा हिंदू महासभा यहाँ पे गलत है क्योंकि हिंदू महासभा ने इसका
विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो 39 में सही जवाब है चौरी चौरा की घटना हुई थी। चौरी चौरा की घटना हुई थी जो है 5 फरवरी 1922 को, और महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन शुरू किया था 1920 में, ठीक है। और जो है चौरी चौरा में जो है ऐसा हुआ था कि गोरखपुर ज़िले के अंदर ये पड़ता है चौरी चौरा, और इस स्थान पर जो है गुस्साई भीड़ ने थाने में आग लगा दी थी जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे, और इस घटना से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इसके अलावा काकोरी ट्रेन जो है दुर्घटना है, ये 9 अगस्त 1925 को जो है उत्तर प्रदेश में घटित हुई एक घटना है, और जो है इस घटना की षड्यंत्रकारी जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य माने जाते हैं, जो एक जो है क्रांतिकारी संगठन था, जिसके बाद जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम इसका कर दिया गया। और जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है इसे अमृतसर हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, और यह 13 अप्रैल 1919 को एक घटना है, जिसमें जो है अंग्रेजों द्वारा निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं। और मुजफ्फरपुर बम कांड जो है 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बिहार में घटी घटना है, और क्रांतिकारी खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी जो थे, इन्होंने जो है तत्कालीन जिलाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या के उद्देश्य से बम फेंका, जो असफल रहा था। अगला है क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो संस्था का मिलान करना है संस्थापक से, तो अनुसूचित जाति परिसंघ विशेष रूप से जो है अनुसूचित जातियों के लिए एक पहला अखिल भारतीय राजनीतिक दल था। इसकी स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा 17 से 20 जुलाई 1942 को नागपुर में अनुसूचित जातियों के जो है राष्ट्रीय सम्मेलन में इसकी स्थापना की गई। तो यहाँ पे इसका मिलान ये होगा। जस्टिस पार्टी की स्थापना जो है डॉक्टर सी नटेशा मुदलियार ने की थी, तो इसका जो है मिलान नहीं है, ठीक है। अगला है जो है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन का गठन 29 अक्टूबर 1870 को केशव चंद्र सेन ने किया था। ये यहाँ पे जो है सही सम्मिलित है, तो यही आंसर सही होगा। लेकिन अगला है सोशल सर्विस लीग की स्थापना नारायण मल्हार राव जोशी द्वारा बॉम्बे में 1911 में की गई थी, ठीक है। ईश्वर चंद्र जो है विद्यासागर यहाँ पे गलत है, पी त्यागराज ये भी गलत है, ठीक है। भीमराव अंबेडकर ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, जाति आधारित सर्वेक्षण कराने वाला भारत का प्रथम राज्य बिहार है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर को जो है 2023 को इसके आंकड़े जारी किए, और ये जो है भारत का पहला ऐसा राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा प्रारंभ अभियान ऑपरेशन चक्र 2 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो है साइबर अपराध से संबंधित है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, स्टैच्यू ऑफ वननेस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो है आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा से संबंधित है, जिसका अनावरण ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में ओंकार पर्वत पर किया गया, और इसे एकात्मकता की जो है प्रतिमा और समानता की प्रतिमा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत द्वारा किस वर्ष तक जो है लिम्फेटिक फिलेरियासिस के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका लक्ष्य जो है 2027 तक रखा गया है।
जबकि इसके उन्मूलन का वैश्विक लक्ष्य जो है ये तो भारत का हो गया और वैश्विक लक्ष्य 2030 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 है, पुराने संसद भवन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाएगा? तो इसको जो है संविधान सदन के रूप से जाना जाएगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से किस पशु को सितंबर 2023 में खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई है? तो मिथुन को जो है खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और मिथुन दिवस भी 1 सितंबर को जो है मनाया जाता है, और मिथुन के मास को जो है विषि नाम दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 है, सितंबर 2023 में किसे भारत का पहला हरित ऊर्जा जो है पुरातत्व स्थल घोषित किया गया है? तो तमिलनाडु की तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा जो है पुरातत्व स्थल घोषित किया गया है। यह मंदिर जो है महाबलीपुरम में स्थित है और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी प्राप्त है। तो यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 48 है, अक्टूबर 2023 में भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किसे नेशनल आइकॉन नियुक्त किया गया है? तो किसे नेशनल आइकॉन नियुक्त किया गया है? तो एक अभिनेता है राजकुमार राव, ठीक है, उनको नियुक्त किया गया है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 49 जो है 19वें एशियाई खेलों में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत ने जो है 28 स्वर्ण 38 रजत 41 कांस्य सहित जो है 107 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और यह चीन के हांगझोउ शहर में आयोजित किया गया था और चीन ने कुल जो है 383 पदक जीते और पहले स्थान पर रहा। जापान 188 पदक जीता और कोरिया गणतंत्र जो है तीसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या नाम है? तो इसका नाम है जो है इंद्रजाल नाम है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यह एक जो है नेटवर्क केंद्रित प्रणाली है जिसमें सेंसर, हथियार और एक नियंत्रण प्रणाली शामिल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, मौर्य काल में प्रयुक्त होने वाला पद जो है माशक निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? तो यह जो है सही जवाब है तांबे का जो है एक सिक्का है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है और यह मौर्यकालीन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है सिंधु नदी के मुहाने पर स्थित है? तो इस बंदरगाह का नाम है जो है बार बैरिकम नाम है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये मौर्योत्तर काल का एक बंदरगाह है जो वर्तमान जो है पाकिस्तान की कराची के निकट सिंधु नदी पर अवस्थित है। यहाँ से चीनी तथा सिल्क का पश्चिम देशों को निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, गुप्तकालीन पदाधिकारी जो है ध्रुवाधिकरण निम्नलिखित में से किस कार्य से संबंधित था? तो ये जो है भूमि कर का जो है संग्रह करता था, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, भूमि कर का संग्रह करता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट में अशोक कालीन शिलालेख है, सूची सेकंड में उनसे संबंधित जो है विशेषताएं हैं। ठीक है, प्रथम शिलालेख का जो है जिक्र किया गया है। तो प्रथम शिलालेख है जो है इसमें जीव हत्या का निषेध के साथ उत्सवों के मनाने पर भी प्रतिबंध का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे तीसरे से मिलान हो जाएगा, तो पहला और ए और सी गलत हो गया। द्वितीय शिलालेख का मिलान होगा, इसमें 2 प्रकार की चिकित्सा मानव तथा पशु का जो है प्रबंध किया गया है और इसके साथ ही इसमें लोक कल्याणकारी कार्य का भी उल्लेख किया गया है। मार्गों में मनुष्यों तथा पशुओं के लिए वृक्ष लगवाए तथा पानी के लिए कुएं भी खुदवाए गए हैं। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा पहले का। तो यहाँ पे ये पहला ऑप्शन मिल जाएगा। 5वां शिलालेख है, अशोक ने अपने अभिषेक के 13वें वर्ष जो है धर्म महापात्रों की नियुक्ति करी। तो इसका मिलान हो जाएगा दूसरे से। तो यहाँ पे डी भी गलत हो गया,
बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठे का जो है चौथे से मिलान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 55, दक्षिण भारत यानी तमिल प्रदेश में वैष्णव मत के आदि प्रवर्तक अलवार संत थे। निम्नलिखित में से कौन से जो है इन संतों में सम्मिलित है? पहला है पांडे नरेश कुलशेखर, दूसरा है आंडाल, तीसरा है नान समंदर, चौथा है सुंदर मूर्ति। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे 55 में देखा जाए तो 55 में देखा जाए तो यहाँ पे पहला दूसरा सही है, तीसरा और चौथा यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट में ग्रंथ है, सूची सेकेंड में रचयिता है। तो अमोघ वृत्ति जो दे रखा है, तो अमोघ वृत्ति जो दे रखा है तो इसका मिलान होगा शाक्तायन से, और कवि राजमार्ग का मिलान होगा अमोघ वर्ष से, और गणित सार संग्रह का मिलान होगा जो है महावीराचार्य से, और आदि पुराण का मिलान होगा जो है जिनसेन से। तो इस प्रकार यहाँ पे 56 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सी जो है सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं हैं? पहला है लिपि का ज्ञान, दूसरा है वृषभ पवित्र एवं जो है पूज्य पशु, तीसरा है जो है नगरी तथा व्यापार व्यवसाय प्रधान जो है सभ्यता, चौथा है पाषाण कांसे एवं लौह उपकरणों का प्रयोग। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो 57 में देखा जाए पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही है, जबकि चौथा यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन है, गुप्तकालीन निम्नलिखित में से किस स्तंभ लेख से हुणों के साथ जो है स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन प्राप्त होता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, भित्री स्तंभलेख से इस युद्ध का वर्णन प्राप्त होता है, क्योंकि जो भित्री स्तंभलेख है यह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में जो है स्थित जो है एक लेख है। इसमें जो है पुष्पमित्र और हुणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 59, बंगाल के पाल वंश के शासकों का सही जो है कालानुक्रम क्या है? तो पाल वंश के शासकों का जो है सही कालानुक्रम क्या है? तो यहाँ पे पहले जो है सबसे पहले जो है धर्मपाल का शासन रहा, फिर जो है महिपाल प्रथम का, और फिर जो है धर्मपाल का रहा, फिर देवपाल का रहा, फिर जो है विग्रहपाल द्वितीय का रहा, फिर जो है अंत में महिपाल प्रथम का। तो इस प्रकार यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, प्राचीन भारत में प्रयुक्त होने वाला पद जो है नाना देशी निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? तो नाना देशी पद जो है किसे संदर्भित करता है? तो ये जो है व्यापारियों एवं जो है शिल्पियों का एक संगठन है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट में जो है ग्रंथ है, सूची सेकेंड में लेखक है। तो तारीख ए फिरोजशाही जो है जो है शम्स सिराज अफीम की जो है रचना है, और फतवा ए जहांदारी जो है जियाउद्दीन बर्नी की जो है रचना है, और ताज उल मसीर जो है हसन निजामी की रचना है, और किताब उल यामनी जो है उतबी की रचना है। तो इस प्रकार यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62,
बलबन ने निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से ख्वाजा नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो बलबन ने जो है इख्तियारों पर नियंत्रण करने के लिए जो है ख्वाजा नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी। यहाँ पे जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 है, मुगल शासक अकबर के निम्नलिखित अभियानों को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। मालवा, गुजरात, मेवाड़ और मारवाड़। तो यहाँ पे जो है मालवा का अभियान जो है 1561 में हुआ। यहाँ के शासक हुए बाज बहादुर हुआ करते थे, जिनको जो है आदम खां के नेतृत्व में मुगल सेना ने परास्त किया और मालवा की राजधानी जो है सारंगपुर पर जो है मुगल सेनाओं ने अधिकार कर लिया। अकबर ने जो है आदम खां को वहाँ की जो है सूबेदारी सौंप दी। इसके अलावा मेवाड़ अभियान हुआ 1567 में। ये राजस्थान का जो है एकमात्र ऐसा राज्य था जहाँ के राजपूत शासकों ने मुगल शासन का सदैव विरोध किया और अकबर ने जो है मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए 1567 में जो है चित्तौड़ के किले पर आक्रमण किया था। और इसकी विजय के पश्चात अकबर ने आगरा किले के दरवाजे पर जयमल एवं फत्ता की वीरता की स्मृति में उनकी जो है प्रस्तर मूर्तियां स्थापित करवाईं। इसके अलावा जो है इसके बाद जो है मारवाड़ का अभियान किया गया 1570 में, ठीक है। और यहाँ के शासन हुए मारवाड़ के रामचंद्र सेन। ये जो है बीकानेर के शासक कल्याणमल एवं जैसलमेर के शासक हुए रावल हरराव। इनने जो है अकबर की अधीनता स्वीकार की और इस प्रकार 1570 ईस्वी तक मेवाड़ के कुछ भागों को छोड़कर शेष राजस्थान के शासकों ने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। इसके पश्चात जो है गुजरात का अभियान किया अकबर ने जो है 1572 में, ठीक है। यह स्थान गुजरात का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण था क्योंकि जो है समृद्धि, उन्नति और व्यापारिक केंद्रों के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है। इसलिए ये 1572 में अकबर ने इसको भी जीतने के लिए 1572 में प्रस्थान किया। और उस समय गुजरात में शासन था मुजफ्फर खां तृतीय का। लगभग 1.5 महीने के संघर्ष के बाद जो है 26 फरवरी 1573 ईस्वी तक जो है अकबर ने सूरत, अहमदाबाद और जो है कैम्बे पर अधिकार कर लिया था। तो इस प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा सीक्वेंस के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 है, मुगल कालीन पद जो है वाकियान 20 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये जो है दरबारी लेखक से संबंधित है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है, शेरशाह के काल में प्रयुक्त होने वाला पद जो है विलायत निम्नलिखित में से क्या था? तो 65 का सही जवाब है ए ऑप्शन, दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित जो है प्रशासनिक इकाई थी। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है, तालीकोटा के युद्ध में दक्षिण भारत की निम्नलिखित में से किस शक्ति ने प्रतिभाग नहीं किया था? तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, बरार। क्योंकि जो है तालीकोटा का युद्ध जो है 25 जनवरी जो है 1565 ईस्वी को लड़ा गया और इस युद्ध को जो है राक्षसी तंगड़ी का युद्ध और जो है बन्नी हट्टी का युद्ध के नाम से जाना जाता है। और विजयनगर साम्राज्य के जो विरोधी महासंघ में जो है अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और जो है बीदर शामिल थे, लेकिन बरार इसमें शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना जो है कृष्णदेव राय द्वारा नहीं की गई? तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो कृष्णदेव राय जो है एक सफल राजनीतिज्ञ और कुशल प्रशासक हुआ करते थे। साथ ही उनके शासनकाल को हम देखें तो जो है उनके शासनकाल को जो है इतिहास में तेलुगु साहित्य के क्लासिक युग के रूप में वर्णित किया गया है। और उन्होंने जो है काफ़ी सारी रचनाएं की, जैसे जो है आमुक्त माल्यद और जो है जामवती कल्याण और उषा परिणयम। लेकिन जो है मनुकारिता का इसमें जिक्र नहीं है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि मनुकारिता नामक ग्रंथ की रचना जो है अल्लासी पेड्डाना द्वारा की गई, जो कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गज कवियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, लेकिन स्वयं जो है कृष्णदेव राय ने इसकी रचना नहीं की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 है,
नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन ए में दे रखा है कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त युद्ध संबंधी उपकरण साधारण कोटि के हैं। कारण आर दे रखा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शांतिप्रिय थे तथा उन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं की ओर विशेष ध्यान दिया। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे जो है 68 में देखा जाए तो यहाँ पे ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, बौद्ध धर्म की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि वेदों की जो है प्रामाणिकता को स्वीकार करना, दूसरा है आत्मा के अस्तित्व का खंडन, तीसरा है जो है निर्वाण का आशय, जन्म मरण चक्र से मुक्ति। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे देखा जाए 69 का तो पहला और तीसरा यहाँ पे सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो ग्रंथ का मिलान करेंगे रचनाकार से। तो यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे सही सुमेलित है, नीति वाक्य मृत दे रखा है, इसके रचनाकार है सोमदेव सूरी। तो ये यहाँ पे सही है, बाकी जो है गलत है। बी भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। इसकी रचना जो है कश्मीरी एक पंडित थे सोमदेव भट्ट, उन्होंने की। और सी में जो है यहाँ पे होना चाहिए था जो है क्षेमेंद्र यहाँ पे होना चाहिए था। और यहाँ पे नीतिसार की जो रचनाकार है ये जो है कामंद की, यानी कामंद भी कहा जा सकता है, कामंद ने नीतिसार की रचना की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित जो है संस्थाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो प्रार्थना समाज है, तो यहाँ पे प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1867 में हुई और बम्बई में हुई, और आचार्य केशवचंद सेन की प्रेरणा से महादेव गोविंद रनाडे तथा आत्माराम पांडुरंग ने इसकी रचना की। और आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती ने 1875 में जो है बम्बई में की। और वेद समाज की स्थापना जो है 1864 में मद्रास चेन्नई में हुई। और ब्रह्म समाज से जो है एक प्रेरित ये जो है वेद समाज था। और जो है और इसके द्वारा जो है विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को जो है प्रोत्साहित किया गया। और इसके सदस्य जो थे जो है एक ईश्वरवाद में विश्वास रखते थे। इसके अलावा सेवा सदन जो था इसकी स्थापना 1908 में हुई। एक पारसी समाज सुधारक थे जो है बहराम जी एम मालावारी, उनके एक मित्र हुआ करते थे दीवान दयाराम। इनके साथ मिलकर जो है इन्होंने जो है इस जो है सेवा सदन की स्थापना की। तो यहाँ पे देखा जाए तो करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, गांधी इरविन समझौता 1931 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने की अनुमति दी गई, ये यहाँ पे सही नहीं है, सी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, रॉलेट अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है इसके अंतर्गत जो है बंदी को न्यायालय में प्रत्यक्ष उपस्थित करने के अधिकार को निलंबित कर दिया गया। दूसरा कथन है इस अधिनियम के विरोध में गांधी जी ने जो है अपमान व याचना दिवस मनाने का आह्वान किया। तो नीचे दिए गए कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे 73 में देखा जाए जो यहाँ पे पहला दूसरा दोनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित विद्रोहों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे देखा जाए पागलपंथी विद्रोह है, तो पागलपंथी विद्रोह जो है 1813 में,
और जो है फ़कीर विद्रोह जो है 1776 से 77 तक, और रमोसी विद्रोह है 1822 में, और जो है कूका आंदोलन है 1860-70। तो इस प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका कालक्रमानुसार बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो इसकी स्थापना जो है गांधी जी ने की थी। गांधी जी ने जो है अनुसुईया साराभाई और शंकर लाल बैंकर के साथ मिलकर 1920 में जो है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की, जो भारत के कपड़ा श्रमिकों का सबसे पुराना संघ था। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 के अंतर्गत किए गए सुधारों में सम्मिलित थे? पहला है पृथक जो है निर्वाचन मंडल की स्थापना, दूसरा है केंद्र में द्विसदनी जो है व्यवस्था की स्थापना, तीसरा है अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति का जो है प्रादुर्भाव, चौथा है प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली का आरंभ। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो 76 में देखा जाए पहला सही है, तीसरा सही है, लेकिन दूसरा और चौथा यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है केंद्र और प्रांतों में जो है विधान परिषदों के आकार में वृद्धि का जो है इसमें जो है प्रावधान किया गया, लेकिन इसने जो है मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत की, और कुछ निर्वाचन क्षेत्र जो है मुसलमानों के लिए निर्धारित किए गए थे और केवल मुसलमान ही अपने प्रतिनिधियों को वोट दे सकते थे। इसके अलावा जो है जो दूसरा है कि जो है द्विसदनी जो है द्विसदनी व्यवस्था की स्थापना की गई केंद्र में। ठीक है। ऐसा जो है कोई भी व्यवस्था नहीं की गई थी, बल्कि जो है निर्वाचित सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता था, और स्थानीय निकायों ने एक निर्वाचक मंडल का चुनाव किया जो प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों का चुनाव करेगा। ये सदस्य बदले में केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करते थे। इसके अलावा जो है जो दोहरी शासन जो है प्रणाली की बात की गई है, इसका भी यहाँ पे कोई जिक्र नहीं मिलता है हमें, तो इसलिए यहाँ पे दूसरा चौथा गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन जो है रहनुमाई मजदायसन सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? यह एक जो है पारसी सुधार जो है आंदोलन था, जिसकी स्थापना शिक्षित जो है पारसियों के एक छोटे समूह ने की, और इसकी रचना जो है दादा भाई नौरोजी, जेबी वाचा, एस बंगाली और नौरोजी फुरदोंजी ने के.एन. कामा के वित्तीय सहयोग से इसकी स्थापना करी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन में महादेव गोविंद रनाडे नहीं होगा, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे गलत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। आधुनिक भारत की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुई? 1918 ईस्वी का जो है अहमदाबाद कपड़ा मिल का श्रमिक सत्याग्रह था, और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मजदूर वर्ग के आंदोलन को आकार देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है यह हड़ताल। अगला है असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को, और खेड़ा सत्याग्रह हुआ जो है 22 मार्च 1918 को। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया 20 मार्च जो है 1919 को। तो इस प्रकार यहाँ पे जो है देखा जाए तो सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट में संगठन है, सूची सेकेंड में संस्थापक है। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी व आनंद मोहन बोस द्वारा बंगाल में की गई। ठीक है। तो यहाँ पे जो है पहले से मिलान हो जाएगा। और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है
एम जी रनाडे ने 1870 ईस्वी में इसकी स्थापना करी। तो यहाँ पे मिलान हो जाएगा। इंडियन लीग की स्थापना जो है शिशिर कुमार घोष ने की, ठीक है, 1875 में। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता ने की, ठीक है, 1885 में। तो इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो सूची फर्स्ट में विद्रोह है, सूची सेकंड में नेतृत्व करता है। तो संथाल विद्रोह के नेतृत्व करता देखा जाए तो ठीक है, तो संथाल विद्रोह जिसे जो है संताल हुल के रूप में भी जाना जाता है, और संथाल जनजाति द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदार और सामंतवादियों की क्रूर नीतियों के खिलाफ पूर्वी भारत में जो है वर्तमान क्षेत्र जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल का एक विद्रोह था। और आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो है सिद्धू तथा कान्हू थे। और 1855 में ये शुरू हुआ और 1856 तक ये चलता रहा। तो यहाँ पे चौथे से मिलान हो जाएगा। आहोम विद्रोह जो है 1828 में शुरू किया गया। अंग्रेजों के विरुद्ध आहोम विद्रोह जो है शुरू किया गया, और असम के कुली वर्ग के व्यक्तियों ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पर बर्मा युद्ध के समय किए गए वादे से मुकरने का आरोप लगाया। और इसमें जो है गोमधर कुंवर के नेतृत्व में इस आंदोलन को जो है अंजाम दिया गया। पागलपंथी विद्रोह शुरू हुआ 1813 में, और उत्तरी बंगाल में जो है कर्मसाय ने एक जो है अर्ध धार्मिक संप्रदाय पागलपंथी की स्थापना करी। तो यहाँ पे दूसरे से मिलान हो जाएगा। अगला है जो है रामोशी विद्रोह। तो रामोशी विद्रोह जो है पूना में हुआ 1922 ईस्वी में। ये विद्रोह पूना की जो है रामोशी जनजाति द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ किया गया। तो इसका मिलान हो जाएगा चित्तर सिंह। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? चित्तर सिंह। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो इसकी स्थापना विलियम जोन्स द्वारा की गई। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इसकी स्थापना 15 जनवरी 1784 में की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं लॉर्ड लिटन के काल से संबंधित हैं? तो यहाँ पे देखा जाए, पहला है जो है रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया। ठीक है, कब किया गया? 1876-78 में। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया जो है 1878 ईस्वी में। ठीक है, ये दोनों सही है। और जो है प्रथम कारखाना जो है अधिनियम 1881 तथा इल्बर्ट बिल विवाद जो है लॉर्ड रिपन के काल की घटनाएं हैं, इसलिए ये गलत है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। भारत छोड़ो आंदोलन में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली जो है समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो पहली समानांतर सरकार की स्थापना जो है कहाँ पे की गई? बलिया में, अगस्त 1942 में। यहाँ चित्तू पांडे के नेतृत्व में जो है समानांतर सरकार की स्थापना की गई, और उनकी सरकार ने जो है स्थानीय जिलाधिकारी से शासन के सभी अधिकार छीन लिए तथा जेल में बंद सभी कांग्रेस नेताओं को रिहा कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे जो है उनका नाम है एम वीर राघवाचारी। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 85। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ, जिसमें कांग्रेस का प्रथम जो है विभाजन हुआ। इसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो कांग्रेस का जो है सूरत अधिवेशन जो है ताप्ती नदी के किनारे संपन्न हुआ, और इस दौरान जो है गरम दल तथा नरम दल के आपसी मतभेदों के कारण इस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई। और जो है उग्रवादियों ने सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष पहले लोकमान्य तिलक को और बाद में जो है लाला लाजपत राय को बनाना चाहा, परंतु उदारवादी दल ने रास बिहारी बोस को अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन जो है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे। तो यहाँ पे जो है 86 में देखा जाए तो 1936 ईस्वी में जो है देखा जाए तो भीमराव रामजी अंबेडकर ने जो है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, जो 1937 ईस्वी में जो है केंद्रीय विधानसभा चुनाव में 13 सीट जीतने में सफल रही और जो है अंबेडकर को बॉम्बे विधानसभा के विधायक के रूप में चुना गया। वह 1942 ईस्वी तक जो है विधानसभा के सदस्य रहे और इस दौरान उन्होंने बॉम्बे विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में भी कार्य किया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसकी अध्यक्षता जो है सी विजय राघवाचार्य द्वारा की गई। दूसरा कथन है इसमें प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों को भाषाई आधार पर जो है पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया। तीसरा है कांग्रेस का नेतृत्व 15 सदस्यों की वर्किंग कमेटी को सौंपा गया। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन से कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे तीनों कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किसने तमिलनाडु में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो 88 में देखा जाए तो यहाँ पे सही जवाब है सी राजगोपालाचारी ने किया था। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है 12 मार्च 1930 को जो है शुरू की गई और इसे सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जो है तमिलनाडु के तंजौर में जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने जो है त्रिचिनापल्ली से वेदारण्यम की नमक यात्रा प्रारंभ की और 30 अप्रैल को जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उनके शिविर में इतने अधिक लोग इकट्ठे हो चुके थे कि उनकी मदद से यह सत्याग्रह चलता रहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया गया। तो यहाँ पे देखा जाए बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है 20 जुलाई 1924 को जो है इसको शुरू किया। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन से समाचार पत्र जो है क्रांतिकारी संघर्ष की पैरवी करते हैं। पहला संध्या, दूसरा जो है पायनियर, तीसरा है काल, चौथा है युगांतर। तो यहाँ पे जो है 90 का करेक्ट आंसर है जो है पहला, तीसरा और चौथा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पायनियर जो है ये ब्रिटिश कालीन भारत में निकलने वाला एक समाचार पत्र था। इस समाचार पत्र की शुरुआत इलाहाबाद से 1876 ईस्वी में की गई और पायनियर नामक जो है समाचार पत्र सरकार का पूर्ण समर्थक समाचार पत्र था और इसके द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों का समर्थन नहीं किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है काला आजार से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो 1 नवंबर 2023 को जो है बांग्लादेश जो है काला आजार से मुक्त होने वाला पहला देश बना है। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यह जो है एक परजीवी बालू मक्खी से होने वाला एक संक्रमण रोग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, सितंबर 2023 में चर्चा में रहा पेट 46 क्या है। यह जो है प्लास्टिक को नष्ट करने वाला एक एंजाइम है, ठीक है। और इसकी खोज जो है कील विश्वविद्यालय जर्मनी के वैज्ञानिकों द्वारा जो है गहरे समुद्र में पाए जाने वाले एंजाइम पेट 46 की खोज की है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 रिपोर्ट जारी की गई। तो यह जो है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जो है जिसे OECD कहा जाता है, उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 और 22 में भारत से आर्थिक सहयोग और विकास संगठन देशों की ओर सबसे अधिक प्रवास देखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, अक्टूबर 2023 में केंद्रीय रेल मंत्रालय के निम्नलिखित में से किस या किन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे देखा जाए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड को ये प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, वर्ष 2023 के लिए
टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में शीर्ष स्थान किस कंपनी को दिया गया है? तो यहाँ पे जो है 95 का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, माइक्रोसॉफ्ट को दिया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एकल मिशन में सबसे ज़्यादा समय बिताने वाले अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबियो का संबंध किस देश से है? तो फ्रैंक रूबियो का संबंध जो है अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री के रूप में है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। और इनके नाम पर जो है किसी अमेरिकी द्वारा सबसे लंबी एकल अंतरिक्ष उड़ान का रिकॉर्ड भी दर्ज है, जो 370 दिनों से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने का एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। भारत और यूके के मध्य पहली 2+2 वार्ता का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इस शहर का नाम है जो है नई दिल्ली। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। विश्व धरोहर समिति की जो है 45वीं बैठक में भारत की किस या किन धरोहर को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो इस धरोहर का नाम है जो है शांति निकेतन और होयसल। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से किस समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा I2U2। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने निम्नलिखित में से किस देश में दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा जो है तिमोर लेस्ते में की है घोषणा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ठीक है, तो मौर्यकालीन स्तंभ है एक तरफ, दूसरी तरफ शीर्ष पर पशु आकृति है। तो रामपुरवा जो स्तंभ है इसमें जो है रामपुरवा में जो है ब्रश जो है शीर्ष, ये मिलान सही है। और लौरिया नंदनगढ़ है, इसमें जो है सिंह शीर्ष है, ये भी सही है। और जो है संकिशा है, इसमें जो है गज शीर्ष है, लेकिन यहाँ पे मिलान में गलत है। ठीक है, बसाड़ में जो है सिंह शीर्ष है, तो ये भी गलत है, इसलिए ए ऑप्शन सही है, पहला दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित में से कौन सा आचार कौटिल्य द्वारा वर्णित राज्य के 7 अंगों में सम्मिलित नहीं है? पहला है राजा, दूसरा है अमात्य या मंत्री, तीसरा है जनपद, चौथा है दुर्ग। दुर्ग सही है। कोष सही है, और दंड या सेना सही है। मित्र सही है, लेकिन धर्म का यहाँ पे जिक्र नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा धर्म। अगला है क्वेश्चन नंबर 103। मखली गोशाल निम्नलिखित में से किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? तो ये जो है आजीवक से संबंधित है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित चीनी यात्रियों को उनकी भारत भाषा के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। फायान, ह्वेनसांग और सुंगयुन और इत्सिंग। तो 104 में देखा जाए तो यहाँ पे फायान जो है गुप्त नरेश जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य कहा जाता है, उसके दरबार में आया और उसने अपने विवरण में जो है मध्य देश के समाज व संस्कृति का वर्णन किया। वह मध्य देश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन होगा फायान। और फिर आया जो है सुंगयुन 518 ईस्वी में, और
उसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध ग्रंथों की प्रतियां एकत्रित की और चीनी यात्रियों में सर्वाधिक महत्व जो है हेनसांग अथवा जो है चुआन चुआंग को जाता है, जो महाराज हर्षवर्धन के शासनकाल में यानी 629 ईस्वी के आसपास भारत में आए थे और उसने 16 वर्षों तक यहाँ निवास कर विभिन्न स्थानों की यात्रा की तथा नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक रह कर जो है शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसके बाद जो है सुंगपुन होगा दूसरा ऑप्शन, फिर जो है हेनसांग होगा तीसरा, चौथा होगा इत्सिंग। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से किस यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद का वर्णन किया है तथा उसे शूसा और जो है एक बतना के राजप्रसाद से भव्य बताया है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है एरियन ने, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 106, प्रथम जैन संगीति का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र और वर्तमान के पटना शहर में 300 ईसा पूर्व आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता जो है स्थूलभद्र ने की थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, रामपुरवा लघु स्तंभ लेख बिहार के किस जिले में है? तो ये जो है रामपुरवा जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में जो है ऐतिहासिक ग्राम है, जहाँ से मौर्य शासक अशोक के 2 खंडित लघु स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर है जो है पश्चिमी चंपारण, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 108, किस सल्तनत कालीन शासक द्वारा दीवाने जो है बंदगान का गठन किया गया है? तो यहाँ पे 108 का करेक्ट आंसर है जो है फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, बी ऑप्शन सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 109, बिहार में मोहम्मद बहार खां नुहानी के पतन के बाद अफगानों के नए नेता के रूप में निम्नलिखित में से किसका उदय माना जाता है? तो इस समय जो है फरीद खां का उदय हुआ, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि मध्यकालीन इतिहास में देखा जाए तो बिहार की राजनीति में नुहानी वंश का उदय सिकंदर लोदी के समय हुआ। ठीक है, और बिहार शरीफ स्थित लोदी के अभिलेख के अनुसार सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 ईस्वी में जो है बंगाल के जो है हुसैन शाह सरकी को हराकर बिहार में दरिया खां लोहानी को गवर्नर नियुक्त किया और पानीपत के प्रथम युद्ध जो है जब हुआ 1526 ईस्वी, उसके अवसर का लाभ उठाकर दरिया खां नुहानी के पुत्र सुल्तान मोहम्मद खां नुहानी ने अपने जो है स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी। और जो है देखा जाए तो नुहानियों के सत्ता के पतन के साथ ही जो है बिहार में अफगानों के नए नेता के रूप में शेर खां उर्फ फरीद खां का उदय हुआ और यही शेर खां मुगल सम्राट हुमायूं को पराजित कर शेर शाह सूरी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके वसुदेव ने जो है कंडव वंश की नींव रखी। दूसरा कथन है कि शुंग शासक अग्निमित्र के समय यूनानी राजदूत जो है हेलियाडोरस भारत आया था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे जो है 110 नंबर में देखा जाए तो यहाँ पे पहला कथन सही है, दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 है, एकता प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? पहला कथन है कि एकता के पदाधिकारी वली कहलाते थे। दूसरा कथन है ये जो है पुनर्हस्तांतरण पर आधारित राजस्व संबंधी व्यवस्था थी। तीसरा कथन है जो है सियासतनामा नामक ग्रंथ में एकता की विशेषताओं का उल्लेख मिलता है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे तीनों कथन सही है एकता प्रणाली से संबंधित, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 है, अमीर खुसरो ने अपनी निम्नलिखित में से किस रचना में अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का जो है सुल्तान कहा? 112 में देखा जाए तो 112 का सही जवाब है खजाइन उल जो है फुतूह, एक रचना है जिसमें जो है अलाउद्दीन खिलजी को जो है विश्व का सुल्तान बताया गया है, वो भी अमीर खुसरो द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 113 है, 13वीं शताब्दी में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर लिखे गए ग्रंथ
जो है संगीत रत्नाकर के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो संगीत रत्नाकर के रचनाकार कौन है? जो है शारंगदेव। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो 114 में देखा जाए यहाँ पे लोथल जो स्थल है इसके उत्खनन करता है एस आर राव, ये यहाँ पे सही है। और मोहनजोदड़ो को जो है मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 में जो है रखालदास बनर्जी ने किया था, यहाँ होगा। और हड़प्पा की खोज जो है दयाराम साहनी ने 1921 में किया। और कालीबंगा की खोज जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में की गई। और इस नगर की खोज 1952 में जो है अमलानंद घोष ने की थी। इसलिए यहाँ पे ये तीनों ही ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित में से कौन सी गुप्तकालीन मूर्ति कला की विशेषताएं हैं? पहला सादा प्रभामंडल, दूसरा है मोटे उत्तरी जो है वस्त्रों का प्रदर्शन, तीसरा है विष्णु अवतारों की प्रतिमाओं की प्रधानता, चौथा है मथुरा शैली के जो है प्रतिमानों पर आधारित। तो यहाँ पे देखा जाए गुप्तकालीन मूर्तिकला से संबंधित कथन है, तो यहाँ पे देखा जाए कि ये सारे कथन में से सादा जो है प्रभामंडल गलत है, बाकी जो है सही है। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो गुप्त काल में जो है चित्रकला विकसित अवस्था में थी और गुप्त काल के जो है चित्रों के अवशेषों को बाघ की गुफाओं, अजंता की गुफाओं तथा बादामी की गुफाओं के रूप में देखा जा सकता है। और जो है इस दौरान देखा जाए तो कुषाणकालीन मूर्तियों में शरीर के सौंदर्य का जो रूप था उसके विपरीत जो है गुप्त काल की मूर्तियों में नग्नता नहीं देखी गई। इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्नलिखित में से कौन सी सरकी वास्तुकला की विशेषताएं हैं? पहला है बड़े पैमाने पर मीनारों का प्रयोग, दूसरा है मेहराब के साथ आयताकार प्रवेश द्वार, तीसरा है मस्जिदों के निर्माण में पत्थरों का प्रयोग, चौथा है जो है प्रार्थना कक्ष की दीवारों पर चित्रकला का अभाव होना। तो यहाँ पे जो है 116 में देखा जाए तो सही जो है तो दूसरा और तीसरा है, ये जो है सरकी वास्तुकला की विशेषता है। ठीक है, सरकी वास्तुकला की विशेषताएं हैं। क्योंकि इनकी जो सरकी वास्तुकला में जो है प्रवेश द्वार को अत्यधिक सुस्पष्ट करने के लिए अग्रभाग पर बने जो है तोरण एक समान विशेषता है, लेकिन वहाँ पर जो है मीनारों का ऐसा कोई जिक्र नहीं मिलता है। और जो है प्रार्थना कक्ष की दीवारों पर चित्रकला का अभाव होना भी नहीं मिलता है, क्योंकि जो है यहाँ पे कहा गया है कि जो है सरकी की जो है कालावधि की मस्जिदों की दीवारों पर अच्छी नक्काशी और जाली का जो है काम किया गया, लेकिन जो है यहाँ पे चित्रकला का अभाव था। ये यहाँ पे कथन गलत है, क्योंकि जो है मस्जिदों की दीवारों पर अच्छी नक्काशी और जाली का काम किया गया। और जो है जौनपुर की सरकी वास्तुकला जो है तुगलक शैली का एक विशिष्ट प्रभाव भी रखती है। और इसके कुछ उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं कि अटाला मस्जिद, जामा मस्जिद, जौनपुर का जो है लाल दरवाज़ा और सरकी कालावधि की मस्जिदों के प्रमुख उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 है, मुगल चित्रकला की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो हमें ये देखने को मिलता है 117 में कि धार्मिक आकृतियों का चित्रांकन जो है यहाँ पे सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है बलेबिड में स्थित होयसलेश्वर मंदिर की विशेषताएं हैं? पहला द्रविड़ शैली में निर्मित है, भगवान शिव को समर्पित है और होयसल राजवंश द्वारा जो है संरक्षण प्राप्त है। तो 118 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है
होयसल मंदिर को जो है संकर या वेसर शैली का मंदिर कहा जाता है, क्योंकि जो है उसकी शैली द्रविड़ और नागर दोनों शैलियों के बीच की शैली है, इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा तीसरा यहाँ पे सही है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। मंदिर का मिलान करना है राजवंश से। तो यहाँ पे देखा जाए जो मोढेरा गुजरात का सूर्य मंदिर है 11वीं शताब्दी के आरंभिक काल की रचना है और इसे सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम ने 1026 ईस्वी में बनवाया था। तो ये जो है युग्म सही सम्मिलित है। अगला है महाबलीपुरम का मंदिर, इसका निर्माण जो है पल्लव वंश के शासक जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा करवाया गया, जिन्हें राज सिंह भी कहा जाता है। और इस मंदिर में 3 दीवारें हैं, जिनमें से 2 शिव के हैं, उनमें से एक जो है पूर्वाभिमुख है तथा दूसरा जो है पश्चिमाभिमुख है, और इसके बीच में जो है भगवान विष्णु का दिवालय है, ठीक है। और जो है मंदिर की दीवारों पर भगवान शिव के नंदी बैल की प्रतिमाएं हैं तथा नीचे की दीवारों पर और भी कई प्रतिमाएं जो है संलग्न है। तो यहाँ दूसरा भी सही सम्मिलित है। अगला है खजुराहो के मंदिर चंदेल राजवंश के संरक्षण में बनाए गए, ठीक है। यहाँ का जो है लक्ष्मण मंदिर चंदेलों के समय की मंदिर वास्तुकला की पूर्ण विकसित शैली का उदाहरण है, और मंदिर के आधार तल पर जो है पाए गए शिलालेखों के अनुसार इसका निर्माण 954 ईस्वी तक जो है पूरा हो गया था, और चंदेल वंश का 7वां राजा जो था यशोवर्मन उसका जो है निर्माण करता था। तो ये भी सही सम्मिलित है। और जो है अगला है विरूपाक्ष मंदिर। तो विरूपाक्ष मंदिर के बारे में कहा गया है, विरूपाक्ष मंदिर जो है चालुक्य मंदिरों का एक सर्वोत्तम उदाहरण है, ना कि चोल मंदिरों का। और ये मंदिर जो है विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में उसकी पटरानी जो है लोका महादेवी द्वारा करवाया गया था, और ये मंदिर प्रारंभिक द्रविड़ परंपरा का एक जो है सर्वोत्तम उदाहरण है। यहाँ पे चोल नहीं होगा, चालुक्य होगा, इसलिए ये गलत है। पहला दूसरा तीसरा सही है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए 120 में पहला यहाँ पे सही नहीं होगा कि मंदिरों के प्रवेश द्वारों पर द्वारपालों की प्रतिमाएं थीं, क्योंकि जो है संपूर्ण मंदिर एक विशाल चबूतरे पर बनाया जाता है और उस तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं, और यहाँ पे जो है द्वारपालों की प्रतिमाएं नहीं होती हैं। लेकिन जो है द्रविड़ शैली में जो है देखा जाए तो मंदिर के प्रवेश द्वार अर्थात जो है गोपुरम पर जो है द्वारपालों की मूर्तियां स्थापित की गई हैं, जबकि नागर शैली के मंदिरों में जो है गर्भगृह के द्वार पर जो है नदी देवियों और मिथुनों की मूर्तियां लगाई गई हैं। तो यहाँ पे पहला कथन यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। विद्यालय का मिलान करना है संस्थापक से। तो न्यू इंग्लिश स्कूल के संस्थापक थे लोकमान तिलक व गोपाल गणेश अगरकर, और इसकी स्थापना जो है 1880 में हुई थी। और संस्कृत कॉलेज की स्थापना जो है जोनाथन डंकन ने 1791 ईस्वी में हिंदू कानून और दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने के लिए वाराणसी में संस्कृत जो है महाविद्यालय की स्थापना करी। और वेदांत कॉलेज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना करी, ठीक है। और सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है एनी बेसेंट ने जो है वाराणसी में 1898 ईस्वी में जो है सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करी। बाद में जो है इस कॉलेज को पंडित मदन मोहन मालवीय को उपहार स्वरूप उन्होंने दे दिया। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नहीं है, तो सही के लिए पूछा गया तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। केवल तीसरा ऑप्शन सही है, यहाँ पे जो है केवल तीसरा ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 है, मद्रास मजदूर संघ का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो 122 में करेक्ट आंसर क्या होगा? मद्रास मजदूर संघ की स्थापना जो है बीपी वाडिया के नेतृत्व में 1918 में मद्रास लेबर यूनियन यानी मद्रास मजदूर संघ बना, जिसे व्यवस्थित रूप से गठित पहली यूनियन के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 है, भारत में समाज सुधार हेतु विधवा विवाह समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो इसकी जो है स्थापना जो है 1850 ईस्वी में जो है विष्णु शास्त्री पंडित ने जो है विधवा विवाह समाज की स्थापना की, और जो है करसोन दास मलजी ने भी विधवा विवाह के समर्थन हेतु अनेक प्रयास किए, और वर्ष 1852 में इन्होंने जो है गुजराती भाषा में विधवा विवाह के समर्थन के लिए सत्य प्रकाश नाम की पत्रिका भी निकाली। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 124 है, निम्नलिखित में से किसने कूका आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो कूका आंदोलन का नेतृत्व जो है कब हुआ? 1860 से 70 के मध्य, और आंदोलन की शुरुआत जो है भगत जवाहर मल ने एवं उनके शिष्य जो है बालक सिंह ने जो है पश्चिम बंगाल में इसका नेतृत्व किया। तो यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन। इस आंदोलन का उद्देश्य यह था कि सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों एवं अंधविश्वासों को दूर करके धर्म को शुद्ध बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो तत्वबोधिनी की जो स्थापना है तो 6 अक्टूबर 1839 को देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की, और 20 वर्षों तक जो है सभा के क्षेत्र के सामाजिक, राजनीतिक और जो है सांस्कृतिक पहलुओं पर जो है भारी प्रभाव डाला। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, देवेंद्र ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 है, निम्नलिखित में से कौन जो है कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक थी? तो इनका नाम था जो है कादाम्बिनी गांगुली। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस प्रथा के विरुद्ध चंपारण सत्याग्रह किया था? तो महात्मा गांधी ने जो है चंपारण सत्याग्रह का जो अपना जो है कार्यक्रम किया था, ये तिनकठिया प्रथा थी, उससे मुक्ति दिलाने के लिए चंपारण सत्याग्रह किया था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, और 1917 में तिनकठिया गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पे देखा जाए तो सी ऑप्शन जो है गदर समाचार पत्र है। गदर समाचार जो पत्र है तो ये जो है सोहन सिंह भाकना जो थे इसके अध्यक्ष थे, और ये संस्था जो है, और इसी संस्था के द्वारा जो है गदर नामक समाचार पत्र भी निकाला गया, और इसी के नाम पर आगे चलकर जो है संस्था का नाम गदर पार्टी भी रखा गया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129 है, निम्नलिखित में से कौन से जो है साम्राज्य शासकों द्वारा भारत से आर्थिक निकास के घटक है? पहला है कंपनी के भागीदारों को लाभांश, दूसरा है अंग्रेज पदाधिकारियों की पेंशन एवं अन्य व्यय, तीसरा है विदेशी पूंजी निवेश पर ब्याज। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे 129 में देखा जाए तीनों ही ऑप्शन सही है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 130 है, चंपारण सत्याग्रह में निम्नलिखित में से कौन गांधी जी के सहयोगी थे? पहला है नरहरि पारेख, दूसरा है महादेव देसाई, तीसरा है राजेंद्र प्रसाद, चौथा है जेबी कृपलानी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो 130 में देखा जाए तो चारों ही जो है महात्मा गांधी के सहयोगी थे चंपारण सत्याग्रह में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131 है, बक्सर युद्ध के बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव ने निम्नलिखित में से किसे बिहार का जो है उप दीवान नियुक्त किया था? तो बिहार का उप दीवान किसे नियुक्त किया गया?
तो बक्सर का युद्ध हुआ जो है 1764 में, ठीक है। और बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना एवं अंग्रेजों के मध्य यह युद्ध हुआ और इस लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई। और इस युद्ध के बाद 1765 में जो है इलाहाबाद की संधि के बाद जहां मुगल बादशाह शाह आलम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उड़ीसा, बिहार, बंगाल का राजस्व और दीवानी कंपनी के हाथों में सौंप दी, वहीं अवध के नवाब शुजाउद्दौला को इलाहाबाद का किला और काड़ा का क्षेत्र छोड़ना पड़ा, ठीक है। तो और उस समय कंपनी को जो है कर राजस्व संग्रह की जो है जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में लेने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना ही वह ऐसा करने में सक्षम थी। इसलिए कंपनी ने राजस्व के लिए बंगाल में मोहम्मद रजा खान और बिहार में जो है राजा सिताब राय 2 दीवानों को नियुक्त किया। तो इस प्रकार यहाँ पे सिताब राय सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132 है, निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह से संबंधित है? तो यहाँ पे संथाल विद्रोह से संबंधित कौन है? सिद्धो, कान्हू, चांद और भैरव। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र 1857 के विद्रोह का केंद्र रहे? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ उसका केंद्र है दानापुर भी रहा, जगदीशपुर भी रहा, मुजफ्फरपुर भी रहा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, उपर्युक्त सभी। अगला है 134 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी किसके अनुरोध पर जो है चंपारण गए थे? तो गांधी जी जो है पंडित राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर जो है चंपारण गए थे। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135 है, बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो 135 में सही जवाब है जो है करेक्ट आंसर है स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और यह 1929 की महामंदी के बाद भारतीय कृषि में जो लगातार बढ़ रही समस्याएं आ रही थी उसके परिणाम स्वरूप जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती और जो है जदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा और अन्य नेताओं द्वारा 1929 में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है लगान न दे पाने के कारण किसानों द्वारा जमींदारों को दी गई भूमि को बकास्त भूमि कहा जाता था। दूसरा कथन है कि राहुल सांस्कृतायन द्वारा सारण जिले में बकास्त सत्याग्रह शुरू किया गया। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 136 में देखा जाए तो दोनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 है, किसकी अध्यक्षता में बिहार में स्वराज दल की स्थापना का गठन किया गया? तो 137 का सही जवाब है जो है श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में स्वराज दल की शाखा का जो है गठन किया गया। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और देश के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो मोतीलाल नेहरू ने जो है 1923 में जो है स्वराज दल की का गठन किया था, लेकिन उसकी शाखा जो बिहार में डाली तो कांग्रेस के नेता थे श्री कृष्ण सिंह, जो बाद में बिहार के मुख्यमंत्री भी बने। उन्होंने बिहार की एक शाखा डाली स्वराज दल की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक कानून भंग करने के संदर्भ में चर्चा में रहा स्थान जो है नरवास पिंड किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पे 138 का सही जवाब है बी ऑप्शन, पटना जिले में स्थित है। और इस स्थान को सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139 है, बिहार के किस नेता द्वारा असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो इस नेता का नाम क्या है? इस नेता का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि उस समय गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के तहत बिहार में इस आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए जो है युवाओं का आह्वान किया था, इसलिए उन्होंने जो है असहयोग आंदोलन के लिए अपनी वकालत छोड़ दी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140 है, निम्नलिखित में से कौन जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं है? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं है। 140 में सही जवाब क्या है? डी ऑप्शन केटी साय जो है इससे संबंधित नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141, बिहार में रोगियों और उपभोक्ताओं को स्वच्छ एवं उच्च गुणवत्ता वाला भोजन प्रदान करने के लिए दीदी की रसोई योजना को कब शुरू किया गया? तो दीदी की रसोई योजना को बिहार के वैशाली जिले में 2018 में शुरू किया गया। विश्व बैंक द्वारा समर्थित ये योजना है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 142, बिहार के निम्नलिखित में से किन कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी के अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सुमन कुमार को, गणेश प्रसाद को, रघुवीर मलिक को, सबको किया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और ये 16 जो है सितंबर 2023 को जो है दिल्ली के विज्ञान भवन में जो है आयोजन हुआ था आज़ादी के अमृत महोत्सव, और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा जो है प्रदर्शन कला में योगदान के लिए देश भर के कुल जो है 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें बिहार के 4 कलाकार थे, रघुवीर मलिक, गणेश प्रसाद सिन्हा, भरत सिंह भारती और सुमन कुमार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में जीएसटी ट्रिब्यूनल गठित किया जाएगा? तो बिहार के पटना में जो है ये गठित किया जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार में गैंडा और गिद्ध के संरक्षण का कार्य किया जा रहा है? तो बिहार में जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। ठीक है, वहाँ पर इसका गठन किया जा रहा है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यह जो है पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145, बिहार में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पर निम्नलिखित में से किसका चयन किया गया है? तो पटना हाई कोर्ट के जो है सेवानिवृत्त न्यायाधीश है अनंत मनोहर बदर, जिनको बिहार राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में 26 सितंबर 2023 को चयनित किया गया है। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146, बिहार में मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु क्लस्टर विकास योजना के तहत पहला मखाना उद्योग केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो 146 का सही जवाब है ये सहरसा जिले में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147, उत्तर बिहार का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो 147 का सही जवाब है ये मुजफ्फरपुर में। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148, नीति आयोग द्वारा अक्टूबर 2023 में जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में कृषि क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला देश में शीर्ष स्थान पर है? तो 148 में जो है सही जवाब है मुजफ्फरपुर जिला। सी ऑप्शन करेक्ट, देश में 6ठे स्थान पर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149, एशियन पैरा गेम्स 2023 में बिहार के एथलीट शैलेश कुमार ने हाई जंप स्पर्धा T63 में स्वर्ण पदक जीता। इन खेलों का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो इसका आयोजन जो है हांगझोउ शहर में हुआ था। हांगझोउ शहर चीन में हुआ था। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 150 और अंतिम क्वेश्चन, बिहार अग्नि प्रशिक्षण अकादमी को बिहार के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो यह जो है पटना में किया जा रहा है। पटना में जो है आनंदपुर भीटा में यह स्थापित किया जा रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसी के साथ ही संस्कृति IAS द्वारा संचालित 70 BPSC को मद्देनजर रखते हुए टेस्ट पेपर नंबर 1 यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।